आज हम बात करेंगे मानव भूगोल की मूल विचारधाराएं। इनमें जो मानव और पर्यावरण के बीच जो संबंध है, उसी के आधार पर मानव भूगोल की मुख्यतः तीन मूल विचारधाराएं हैं, जो हैं संभववाद, जिसको हम पॉसिबिलिज्म भी कहते हैं, निश्चयवाद, इसको नियतिवाद, पर्यावरणवाद या एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म या डिटर्मिनिज्म या एनवायरमेंटलिज्म कहते हैं। और तीसरा है नव निश्चयवाद या नव नियतिवाद या नव पर्यावरणवाद। तो नियो डिटर्मिनिज्म, नियो एनवायरमेंटलिज्म और नियो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव भूगोल पर्यावरण और मानव की अंतःक्रियाओं और उनसे उत्पन्न क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन है, और इसी के आधार पर अर्थात मानव और पर्यावरण के सह संबंध के और अंतःक्रियाओं के आधार पर ही मानव भूगोल में मुख्यतः मानव और प्रकृति के संबंध को लेकर तीन प्रमुख विचारधाराएं पाई जाती हैं। इन विचारधाराओं का जो विकास है, वो भी मानव भूगोल के कर्मिक विकास के अनुसार हुआ है। अर्थात 19वीं शताब्दी में, अर्थात मानव भूगोल के विकास की जो प्रारंभिक अवस्था है, उसमें प्रकृति को प्रधान माना गया है। अर्थात मनुष्य को प्रकृति की उपज समझा जाता था। इस विचारधारा को हम नियतिवाद, पर्यावरणवाद या निश्चयवाद कह सकते हैं। खास तौर पर जो जर्मन भूगोलवेत्ता थे, वो नियतिवाद या पर्यावरणवाद को समर्थक माने जाते हैं। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने मानव की जो शक्ति है और उसके जो क्रियाकलाप है, उनमें आस्था व्यक्त करी और कहा कि मानव पर्यावरण का दास नहीं है, बल्कि मानव पर्यावरण के एक शक्तिशाली कारक है। अर्थात जो मनुष्य करना चाहता है, वो पर्यावरण की सहायता से मानव कर सकता है। इस फ्रांसीसी विचारधारा को संभववाद के नाम से जाना जाता है। एक तरफ जहां निश्चयवाद में, अर्थात जो जर्मन भूगोलवेत्ताओं का विचार नियतिवाद, निश्चयवाद, जिसमें मानव को प्रकृति का दास माना जाता है, उसके बिल्कुल ठीक विपरीत फ्रांसीसी विचारधारा में मानव को प्रकृति का विजेता सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। और ये दोनों ही विचारधाराएं अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। इनको अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हुए ब्रिटिश और अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं ने मानव और पर्यावरण दोनों के परस्पर समन्वय पर बल दिया है। वे प्रकृति को मानव का नियंत्रक नहीं मानते, बल्कि उनका कहना है कि मानव और प्रकृति संबंध में प्रकृति की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि प्रकृति मानव को बहुत सारे रास्ते बताती है और उसी रास्ते पर चलकर मानव अपना जीवन यापन करता है और विकास करता है। अर्थात आप कह सकते हैं यह नियतिवाद का ही परमार्जित रूप है, जिसे हम नव नियतिवाद या नव निश्चयवाद या नव पर्यावरणवाद के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संभववाद की। संभववाद भूगोल की एक प्रमुख विचारधारा है, जो मानव पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या में मानव के जो परिश्रम है, प्रयत्न है
और उसकी जो क्रियाएं हैं उनको अधिक महत्व देती है। ये 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने मानव की स्वतंत्रता और उसके कार्य कुशलता पर बल दिया और मनुष्यों पर प्राकृतिक शक्तियों का नियंत्रण बताने वाले नियतिवाद या निश्चयवाद की कड़ी आलोचना की। संभववाद के समर्थक जो भूगोलवेत्ता हैं उनका मानना है कि मनुष्य पर्यावरण का एक शक्तिशाली कारक है जो अपने क्रियाकलापों द्वारा प्राकृतिक भूदृश्यों में बदलाव लाता रहता है और इस तरीके से सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। अब सांस्कृतिक जो भूदृश्य हैं जैसे नगर बसाना है, शहर, नगर, गांव, सड़कें बनाना, रेल मार्ग विकसित करना, एरोड्रोम बनाना, पुल बनाना, नहरें बनाना, खेती करना, बागा बागान बनाना और कारखानों में भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं का निर्माण करना, ये सभी जो सांस्कृतिक भूदृश्य हैं वे मानव की कुशलता और क्रियाकलापों के ही परिणाम हैं। मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण से नियंत्रित नहीं है, बल्कि वो क्या करता है, अपने विवेक, अपनी बुद्धि, अपनी कुशलता से क्या करता है, प्राकृतिक तत्वों पर विजय प्राप्त करता है। तो आप कह सकते हैं कि मानव शक्ति जो है वो उसकी आप अवहेलना नहीं कर सकते। मानव के प्रयत्न और क्रियाकलाप को प्रधानता देने वाली इस विचारधारा को हम संभववाद के नाम से जानते हैं। जो फ्रांसीसी विद्वान लुसियन फेब्रे ने 1922 में सबसे पहले संभववाद या पॉसिबिलिज्म शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में वो बताते हैं कि कहीं भी अनिवार्यता नहीं है, बल्कि सर्वत्र संभावनाएं विद्यमान हैं और मनुष्य इन संभावनाओं के स्वामी के रूप में उनके प्रयोग का निर्णायक है। अर्थात देयर इज नो नेसेसिटीज बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज एंड मैन एज मास्टर ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज इज द जज ऑफ देयर यूज। इसी संभववादी जो विचारधारा है उसका मूल केंद्र फ्रांस में था और 20वीं शताब्दी के जो पूर्वार्ध में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जिनमें वाइडल डी लाब्लाश, जीन ब्रंश और डिमांजिया प्रमुख हैं, ये सभी संभववाद का समर्थन करते हैं। हालांकि रेडजेल महोदय और वाइडल डी लाब्लाश महोदय दोनों का पार्थिव एकता के सिद्धांत में अटूट विश्वास था, परंतु मानव और पर्यावरण संबंधों के विषय में दोनों के मत एक दूसरे से विपरीत थे। एक तरफ जहां रेडजेल महोदय प्रकृति को प्रमुख मानते हैं और जीवन के हर समस्या का हल नियति में ही ढूंढते हैं, उसके बिल्कुल ठीक विपरीत वाइडल डी लाब्लाश महोदय मानव को प्राथमिकता देते हैं। उनके अनुसार मनुष्य स्वयं समस्या और हल दोनों ही है, प्रकृति उसकी उपदेशिका मात्र है। अब आप देखिए वो यहां तक कहते हैं, नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर। जो प्रकृति है वो मनुष्य के लिए एक सलाहकार से अधिक नहीं है। ब्लाश महोदय कहते हैं कि विवेक, कौशल, क्रियाकलापों को, जो मानवीय क्रियाकलाप हैं वो अधिक महत्वपूर्ण हैं और मानव की जो शक्ति है वो ऐसी शक्ति है जो कि प्रकृति के ऊपर अपना मालिकाना हक रखती है
अर्थात मानव प्रकृति का मालिक है। मनुष्य अपनी क्षमता, कौशल और आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग कर सकता है। तो प्रकृति द्वारा प्रस्तुत अनेक संभावनाओं में से वह अपनी क्षमता और आवश्यकता अनुसार उपयोगी संभावना का चयन कर सकता है। इसी तरह से ब्रुंश महोदय और डिमांजिया महोदय ने भी मानवीय प्रयत्नों और क्रियाकलापों पर बल दिया। ब्रुंश महोदय भी मानव और उसके कार्यों को ही मुख्य मानते थे और प्रकृति का स्थान उनके लिए गौण था। उनके अनुसार मनुष्य एक निष्क्रिय प्राणी नहीं है, बल्कि एक क्रियाशील शक्ति है जो पर्यावरण को परिवर्तित करने में सतत प्रयत्नशील रहती है। मनुष्य जीवन पर्यंत क्रिया प्रतिक्रिया में संलग्न रहता है। डिमांजिया महोदय भी मानवीय क्रियाकलापों की महत्ता पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि उर्वर मिट्टी में जब तक खेती नहीं की जा सकती, जब तक कि मनुष्य अपनी शक्ति और तकनीकों का प्रयोग नहीं करता। अर्थात वो कहते हैं कि अपने आप ही मृदा जो है, उर्वर मृदा में फसल नहीं उगाई जा सकती। इन्हीं संभववाद के समर्थक अमेरिकी भूगोलविद हैं ईशा बोमेन। ये एक कदम और आगे जाते हुए ये कहते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण मानव समाज के स्वरूप को निर्धारित नहीं कर सकता और न ही मनुष्य के जो क्रियाकलाप हैं वो प्रकृति के नियंत्रण में है, बल्कि मानव अपने क्रियाकलापों के चयन के लिए स्वतंत्र है। मनुष्य पर्यावरण के तत्वों को भी परिवर्तित कर सकता है और मानव स्वयं भी परिवर्तनशील है। तो वो कहते हैं कि मनुष्य जो है वो उन स्थानों पर, अर्थात ध्रुवीय, दक्षिणी और उत्तरी ध्रुवीय स्थानों पर भी आरामदेह शहर विकसित कर सकता है, निर्माण कर सकता है। वहाँ सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर सकता है, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो खेल से संबंधित हो, चाहे वो रंगमंच से संबंधित हो, चाहे वो उद्योगों से संबंधित हो। मानव जो है वो बड़े से बड़े मरुस्थल में भी वर्षा करने के जो उपकरण हैं वो स्थापित कर सकता है या उनका निर्माण कर सकता है। तो संभववाद के जितने भी समर्थक हैं वो कहते हैं कि मनुष्य सर्वशक्तिशाली है, मनुष्य में वो कौशल विद्यमान है जो प्रकृति को अपने अनुसार मोड़ लेने की क्षमता रखता हो। अर्थात मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मनुष्य के लिए सभी कुछ संभव है। इतना आवश्यक है कि मनुष्य प्रकृति से सहयोग प्राप्त करता है और उससे प्रभावित भी हो सकता है, लेकिन प्रकृति से नियंत्रित हो ये कदापि संभव नहीं है। इस जो संभववाद विचारधारा है इसकी कुछ आलोचनाएं भी हुई और आलोचना में सबसे पहले तो यह है कि जो संभववाद विचारधारी विचारक हैं उन्होंने मानव को सर्वशक्तिमान माना और ये माना कि प्रकृति मानव की दास है, अर्थात मानव प्रकृति का विजेता है या मानव प्रकृति का स्वामी है, मानव प्रकृति का मालिक है, जो अतिशयोक्तिपूर्ण है। मानव जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसका एक अभिन्न अंग है और इस प्रकार अभिन्न अंग होने के कारण वो पूर्णतया उसके प्रभावों से मुक्त नहीं हो सकता। मानव कितना भी चाहे तकनीकी विकास कर ले, वैज्ञानिक विकास कर ले, लेकिन प्रकृति के जो प्रभाव हैं
उनसे छुटकारा नहीं पा सकता और इसी तरीके से जो प्रकृति है उस पर अपना आधिपत्य भी नहीं जमा सकता। अर्थात जो अनुपयुक्त भौगोलिक दशाएं हैं उन पर मानव का कोई बस नहीं है। उन पर मानव वो सभी क्रियाएं नहीं कर सकता जो उपयुक्त भौगोलिक दशाओं वाले प्रदेशों में कर सकता है। अर्थात मनुष्य की जो स्वतंत्रता है वो सीमित है। वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। वो प्रकृति के विषय में जितना जान पाया है वो ज्ञान बहुत कम है और प्रकृति की पूर्ण अवहेलना वो नहीं कर सकता। अर्थात मनुष्य जो है वो ऐसे ऐसे स्थानों पर जैसे उत्तरी ध्रुव हैं या हिमाच्छादित क्षेत्र हैं वहाँ पर अगर कृषि करना चाहे तो वो संभव नहीं है। इसमें अभी मानव सक्षम नहीं है। तो अर्थात जहाँ जहाँ भौगोलिक दशाएं प्रतिकूल हैं वहाँ वहाँ मानव के जो रहना है अर्थात जो ये जो स्थान है खास तौर पर जो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हैं या बहुत ज़्यादा शुष्क हैं, अर्थात आप कह सकते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र या मरुस्थलीय क्षेत्र, ये जनसंख्या विहीन है या जनसंख्या यहाँ बहुत कम बसी हुई है। इसके विपरीत वे क्षेत्र जो भौगोलिक दृष्टि से जहाँ जलवायु, मिट्टी, जल की उपलब्धता निवास के लिए उपयुक्त है, कृषि के लिए उपयुक्त है, वहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है। मनुष्य हालांकि अपने बचाव के लिए, गर्मी से बचने के लिए कृत्रिम रूप से अपने मकानों को शीतल कर सकता है एसी लगाकर, सर्दी से बचने के लिए उसे गर्म भी कर सकता है और ग्रीन हाउस बनाकर कृत्रिम तापमान, आर्द्रता और प्रकाश की व्यवस्था करके वो पौधगृह में मनचाही पौधे उगा सकता है। लेकिन अभी भी किसी स्थान की जलवायु को परिवर्तित कर पाना मनुष्य के बलबूते की बात नहीं है। अर्थात मनुष्य प्रकृति की अवहेलना नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को प्रकृति के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको आवश्यक सहयोग प्राप्त करना चाहिए। इसी में मानव जाति की भलाई है। धन्यवाद।